बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। जय महाकाल। ये किसके तरीके है? ये कुछ टीचर ऐसे अपनी ओपनिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 8 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो कल के लेक्चर में हमने वहां पर ऐसे बात करी थी, इस तरह से। यहाँ पर हमने आपको छोड़ा था, आपको याद होगा। यहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था, लेकिन मैं किसी का साथ छोड़ता नहीं हूँ। मैं हमेशा जो है कि उसको अपने साथ लेकर के चलता हूँ, अगर एक बार जुड़ गया तो। यहाँ पर छोड़ा था, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको मिल गया हूँ, और यहाँ से जो है कि आगे की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे, है ना। आशा करता हूँ कि आपने जितने भी पुराने जो लेक्चर 1 से आपने अभी तक के सारे लेक्चर आपने देख लिए, है ना। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे तो आगे जो है कि समझने में प्रॉब्लम आती है ना। You won't be knowing the facts what are taught in upcoming lectures, ओके। क्योंकि वो फैक्ट्स हमने जो है कि पुराने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं, और उनसे रिलेट करके ही जो है कि नए फैक्ट्स आगे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये जो है कि राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पेन ले लेता हूँ मैं। इंक हर तरीके की इंक है इसके अंदर, ब्लैक है, उसके बाद जो है कि रेड भी है, हर तरीके की है। राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एज द पीयूसी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे पीयूसी पहले क्या था कि पैसा नहीं था, है ना। जो है कि मान लो कि प्राइवेट सेक्टर जो है कि उसके पास कुछ ऐसे काम थे जो गवर्नमेंट वही करने थे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के पास मान लो कि ना तो पावर था, है ना, और ना ही जो मान लो कि इन्वेस्टमेंट के लिए मोटा जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। वो बहुत चीज़ों की कमी थी। लेकिन एक बारी सरकार ने पीयूसी को खड़ा करा, पीयूसी ने क्या करा, जड़ बनाई, है ना, जड़ बनाई, बेस तैयार करा, और उसके बाद धीरे धीरे जो है कि प्राइवेट सेक्टर को क्या दी, एंट्री दी, है ना। अ बेस फॉर द राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, है ना। पीयूसीज आए टू क्रिएट अ बेस फॉर द राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो ये यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हुआ। बाय द मिड 1980s देर इमर्ज अ काइंड ऑफ कंसेंसस। जो मैंने बताया ना, कंसेंसस हुआ, वाशिंगटन कंसेंसस हुआ, है ना। उसमें जो है कि ये बात करी गई कि जो है कि प्राइवेट सेक्टर जो है कि इन्वॉल्व हो या गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व हो। उसमें हमने पुराना पिछला डिस्कस करा हुआ है ना। और जो है कि उसके बाद जो है कि और तरीके तरीके के कॉन्सेंसस हुआ, है ना। बाद में जो है कि सबसे लास्ट में कॉन्सेंसस हुआ, उसमें ये बताया गया कि सोशल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक सोशियो इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, समाज को ध्यान में रखते हुए। तो वो हमने सब पुराने लेक्चर में डिस्कस करे। न्यू लिबरल की बात करी गई, है ना, टू प्रमोट न्यू लिबरल, है ना, ताकि जो थोड़ा एक तरीके से स्वतंत्रता दी जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी अपना मन मर्जी से अपने काम कर सके। आगे बढ़ते हैं हम। इन द वेक ऑफ इट देयर कमेंस्ड ए प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, है ना, प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिस इन्वेस्टमेंट। देखो डिस इन्वेस्टमेंट ये क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट आपने ये सुना होगा कि सरकार सब बेचे दे रही है ना। बहुत से लोग ऐसे आपने सुना होगा, सरकार ने सब बर्बाद कर दिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया, सरकार ने पूरा देश बेच दिया, है ना। तो ये बात, ये कौन सी बात हुई, पूरा देश बेचने कौन सी बात हुई? पूरा देश बेचने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल वेज से जो है कि क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी गवर्नमेंट की, मैं ये नहीं कहूँगा मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कोई भी हो, सरकार जो है कि सरकार मतलब सरकार, मतलब पीएम मतलब पीएम, है ना, जो देश का पीएम। तो सरकार हमेशा ये सोचती है देश की भलाई के बारे में, वेलफेयर क्रिएट करने के बारे में, है ना। सरकार हमेशा बीओपी, जो कि बीओपी को बैलेंस यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है कि बैलेंस में रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो नेगेटिव में जाए और या देश पे बर्डन बढ़े, है ना। तो क्योंकि भाई सरकार हमेशा वेस्ट करना चाहती है, इसलिए क्योंकि उसको अगली बार भी सत्ता में आना है ना। तो वो चाहती है कि मैं जितना अच्छा कर पाऊँ उतना अच्छा हो। लेकिन कई बार चीज़ें काम नहीं करती है ना, तो वो अलग चीज़ है। तो उसमें विपक्षी पार्टियां क्रिटिसाइज करती हैं, उनको मौका मिलता है। लेकिन जो देखो यहाँ पर ये डिसइन्वेस्टमेंट है, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो है कि सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्या है, इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसी मतलब आप कहीं किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओगे, टीचर लोग मान लो कि हैं वहाँ पर सरकारी स्कूलों में, बच्चा कोई अपने पढ़ने को वहाँ नहीं भेजता है। क्यों नहीं भेजता है? क्योंकि वहाँ पर उनको पता पढ़ाई नहीं होती है, ये सबको जानकारी है, गवर्नमेंट को भी जानकारी है ना। उसके बावजूद भी वो एफिशिएंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखो एफिशिएंसी देखिए कुल मिला के तभी क्रिएट हो पाएगी जब व्यक्ति खुद समझे, जब टीचर को खुद लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ाना है। आप ये बताइएगा सर पे कौन, अगर जो है कि एक के सर पर रहेगा, एक बैठा रहे हर टाइम, है ना, तो जहाँ पर एक का काम है वहाँ पर तो फिर दो का काम हो जाएगा ना।
भाई एक व्यक्ति काम करेगा, दूसरा व्यक्ति उसको लगातार वॉच करे, देखे, और उसके बाद वो भी इनएफिशिएंसी, अगर इसने भी इनएफिशिएंसी क्रिएट कर दी, मान लो इसने भी सही से काम नहीं किया तो दूसरा व्यक्ति इसके ऊपर बैठे, तो कुल मिला के वो कुछ तरीका नहीं बनेगा। तरीका ये बनेगा कि हमको जो है कि, या नागरिकों को जो है कि खुद में सोचना चाहिए, या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको खुद में सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर अगर हमको जिम्मेदारी दी गई है तो हमको इसको अच्छे से निभाना है ना। तो यही सारी चीज़ें सोची। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जो है कि अच्छे एक्शंस होने चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि जो है कि एक बार पकड़ दिया तो जो है कि उसको मान लो कि इसी तरीके से एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि बाकी टीचर्स डरें, है ना। या मतलब मैं टीचर्स पर ही नहीं पॉइंट कर रहा हूँ, मतलब बाकी वो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में इनएफिशिएंसी है तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को करा गया, ताकि जो है कि जब जैसे अभी डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करा जाता है, ये डिसइन्वेस्टमेंट तब इसलिए करा जाता है क्योंकि भाई जब कोई जैसे मान लो कोई भी पीएसयू है ना, वो पीएसयू क्या जाता है, लॉस में जाता है। लॉस में जाता है, लॉस में कोई चीज़ क्यों जाती है, जब वहाँ पर मतलब सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। भाई गवर्नमेंट ने तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बढ़िया सारा वो सेटअप कर रखा है। आप किसी भी पीएसयू किसी बड़ी फर्म में जाओगे तो आप वहाँ देखो मार जो है कि बहुत दबा के जगह पड़ी हुई है, हर तरीके मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो बिजनेस घाटे में जा रहा है तो उसका मतलब वहाँ पर इनएफिशिएंसी है, एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहे और बहुत समस्याएं हैं ना। अरे और अगर वो लॉस में जाएगा तो फिर वहाँ पर जॉब कैसे क्रिएट होंगी, ये भी बात है। तो सरकार क्या करती है, सरकार उसको कॉम्पिटिटिव बनाना चाहती है ताकि जो है उसको जो है कि उसका क्या करेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि उसका कुछ हिस्सा जो है कि बेच देना, है ना। उसका जो है कि कुछ हिस्सा जो है कि सरकार क्या करती है, बेच देती है ना। और एक तरीका ये भी तो ऑनरशिप वाला, अगर मान लो कि 51% अगर मान लो हिस्सा बेच दिया तो ऑनरशिप जो है कि चली जाएगी जिसको बेचा उसके पास। और अगर मान लो कि 50 जो है कि 49% बेचा है तो ऑनरशिप यानी 51% सरकार के पास बचा है, तो ऑनरशिप जो है कि सरकार के पास होगी, यानी 50% से ऊपर जिसके पास भी होगा शेयर उसके पास उसकी रहेगी ऑनरशिप, है ना। तो ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। अभी जो है कि लास्ट टाइम में एलआईसी को का इन्वेस्टमेंट 65,000 करोड़ में करने जा रहे थे, लेकिन अब वही है कि जो है कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया 65,000 करोड़ का सरकार बेचे दे रही है, सब कुछ बेचे दे रही है। आम जनता के दिमाग में यही बात जाती है कि सरकार बेचे दे रही है। तो अब इलेक्शन वगैरह आने वाला है तो मैं उसमें क्या बोलूँ कि जो भी है ना, तो सरकार को लगता है कि जो है कि ये लोग गलत समझ रहे हो और होता भी ऐसा है, तो सरकार ने वो कुछ कदम ऐसे जो है रोक देती है। सरकार को जो भी उचित लगे वो सरकार अपना करती है ना। डिसइन्वेस्टमेंट कोई जो है कि गलत बात नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो है कि जो भी चीज़ें हैं उनमें एफिशिएंसी ले आना, है ना। जैसे कोई भी कॉम्पिटेटिव, आप किसी एक गवर्नमेंट बैंक में जाइए, है ना, और वहाँ पर आप जाइए, और किसी एक प्राइवेट बैंक में जाइए, आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा, है ना। वहाँ पर सर्विस का, वहाँ पर प्राइवेट में आप जाओगे तो आपको जो कि इंस्टेंट सर्विस, आइए सर बैठिए, बात इस तरीके से, क्योंकि वो क्या उनका मेन मोटिव, ये बात भी आपको सही, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, है ना। और गवर्नमेंट की एक तरीके से सैलरी होती है ना। तो और हालांकि उसका भी मोटिव प्रॉफिट होता है, लेकिन वो जो है कि प्रॉफिट पूरा पूरा जाता है कहाँ, सरकारी खजाने में, है ना। वो किसी का अपना नहीं, वो पब्लिक का पैसा है ना। और यहाँ पर अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है तो वहाँ पर जो भी उसका मेन मुखिया ऊपर बैठा है उसका वो प्रॉफिट जो है कि वहाँ पर जुड़ता है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को बढ़िया तरीके से काम कराते हैं और किसी भी हालत में जो है कि जो भी बिजनेस है उसको लॉस में नहीं आने देते हैं ना, उसको बढ़िया तरीके से रन करते हैं। तो ये चीज़ है। जैसे मैंने आपको कल बताया था इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि अभी जो है कि बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी है, चोरी होती है, सरकार देख नहीं पाती, बिजली चोरी हो रही है। या मान लो कि आपको लगता है कि बहुत से लोग लगता है बिजली महंगी हो गई है, या इनएफिशिएंसी है, चूँकि इनएफिशिएंसी है क्योंकि उसका खर्चा है 100 रुपया, है ना, और बिजली प्रोड्यूस हो पा रही केवल 80 रुपये की, तो इसीलिए बिजली महंगी। कुल मिला के मान लो कि इतना एम्प्लॉय है, या मान लो कि ज़्यादा एम्प्लॉय है ना, ज़्यादा मान लो कि 800 का एम्प्लॉय लगा है ना, और बिजली मान लो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 700 रुपये की। ये वाला एग्जाम्पल समझो पहले, यहाँ से नहीं समझ में आएगा, है ना। अब वो क्या करेंगे, तो इसके बिजली के तो रेट बढ़ाएंगे ना। अब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर क्या कि ये 800 का जो एम्प्लॉय है तो उसका क्या करे, 400 ही कर देगा, क्योंकि जो है कि जितना एम्प्लॉय यहाँ पर 800 रुपये में काम कर रहे हैं उतना जो है कि 400 रुपये में यहाँ पर एम्प्लॉय काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 800 रुपये खर्च हो रहा है, लेकिन इनएफिशिएंसी आप देखते हो ना, जाके विभाग में लोग खाली बैठे लेटे हुए हैं, है ना, आ ही नहीं रहा, ऑफिस है, पैसा पूरा ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये 400 रुपये में ही जो है कि काम करेगा तो ये 700 की बिजली और सस्ता कर देंगे। ये वहाँ यहाँ पे ये 500 की बेच देंगे तब भी इनको 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो है कि प्राइवेटाइजेशन होता है। In the wake of it, there commenced a process of privatization and disinvestment of the PSUs among the majority of the economics in the world, India being no exception to it. Since 2016-17 फाइनेंशियल ईयर, है ना, फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है आपका 1 अप्रैल से, है ना, 31 मार्च तक,
द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिस्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। 16-17 से सरकार ने क्या करा था, ये प्रोसेस स्टार्ट करा था। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है, इन विच द ऑनरशिप ऑफ द पीयूसीज मे आल्सो बी ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, 51% अगर मान लो जिसके पास शेयर है तो वो उसका ऑनरशिप होता है, उसकी जो है कि ऑनरशिप होती है। लेकिन अगर ये ऑनरशिप मान लो सरकार के पास है तो ये हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर ये 51% चला जाए प्राइवेट के पास तो यही जो है कि यही इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कैन बी डिफाइंड द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग एन एसेट और सब्सिडरी रिफर्स टू द सेल फ्रॉम गवर्नमेंट पार्शली और फुल्ली, है ना। पार्शली भी बेच सकती है, पूरा पूरा बेच सकती है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग वही प्लान आप बनाओगे। ये एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो है कि कुछ पार्ट छूटा तो वो मैंने लास्ट लेक्चर कवर कर लिया, है ना। और ये लेक्चर आपका कुल मिला के यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इकोनॉमिक प्लानिंग देखिए क्या है, अच्छा नहीं लग रहा हो कि इतना 10 मिनट भी चलेगा, लेक्चर भी अभी नहीं स्टार्ट हो पाया, है ना। लेकिन चीज़ें, हर चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए भले आप जो है कि ज़्यादा समय में कम समझें, लेकिन वो समझ में आना चाहिए, है ना। अच्छे तरीके से जो है कि आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए क्या है क्या चीज़। क्योंकि मान लो कि आप कोई भी यूजीसी नेट वगैरह जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, है ना, क्योंकि अभी मान लो पॉइंट टू पॉइंट आपने पढ़ के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मान लो आपने कोई एग्जाम निकाला, लेकिन एक अच्छी मान लो यूजीसी नेट हो गया हमारे टीचर प्रोफेसर के लिए भी, या मान लो कि यूपीएससी वगैरह में जब आप वहाँ पर एग्जाम में बैठते तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं, ये करंट में चीज़ें हो रही वही, मैं वही जो हो रहा है, जो चल रहा है, यही से पूछा भी जाता है। और क्या पूछा जाएगा बताइए आपसे, जो इकॉनमी है कैसे, क्या इसको बैलेंस क्या हो रहा है इकॉनमी के अंदर, यही सब पूछा जाता है। और वही अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर होना जरूरी है। द आइडिया ऑफ प्लानिंग एंड प्लान सोसाइटी इज एक्सेप्टेड नाउ इन वेरिंग डिग्रीज, है ना। तो प्लानिंग तो आप भाई समझ रहे होगे 1951 में पहली जो है कि प्लानिंग हमारी इंडिया में करी गई थी। और ये जो है कि प्लान का आइडिया लिया गया था कहाँ से, सोवियत यूनियन से, है ना, सोवियत यूनियन से, या हम कहें तो रसिया से, क्योंकि रसिया ने 1928 में जो है कि अपने यहाँ पे स्टार्ट करा था, है ना। तो द आइडिया प्लानिंग एंड प्लान सोसाइटी एक्सेप्टेड नाउ इन वेरिंग डिग्रीज बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, सबके द्वारा ये जो कि अपनी अप्लाई जा रही है। बट प्लानिंग बाई इट सेल्फ हैज लिटिल मीनिंग एंड नीड नॉट नेसेसरली लीड टू गुड रिजल्ट। जरूरी नहीं कि आपने जो प्लान करा है वो प्लान हमेशा काम ही करेगा। आप बताइए, होता है ना ऐसा, देखिए आपने प्लान करा है लेकिन 99% ये काम कर रहा है, कि हो सकता है 1% ना काम करे, ऐसा भी तो होता है ना। प्लान जो है कि हमेशा जो है कि जरूरी नहीं कि काम करे। वही बात यहाँ पर कि जरूरी नहीं कि अच्छे रिजल्ट आए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी। देखिए अब जो है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट बिहाइंड इट, जो कंट्रोल कर रहा है, मान लो कि गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर रही है, जो कि आपकी जो है कि क्या है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। इस पर डिपेंड करेगा कि सरकार जो अगर प्लान बना तो दिया, लेकिन सरकार क्या उसको सही तरीके से ऑपरेट कर पा रही है ना। और सरकार की मंशा के, सरकार का ऑब्जेक्टिव है क्या, ऑब्जेक्टिव मतलब उसका गोल क्या है ना। अब मान लो कि कभी कभी क्या होता है, ओवर प्लान हो जाता है कि भैया हमको जो है कि सीधा सीधा, मान लो कि अगर हम अभी प्लान कर लेंगे हमको 2025 में सीधा 10 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, तो देखो कहने में आसान है, लेकिन जो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, 10 ट्रिलियन डॉलर, है ना, ये अगर 2025 की बात करी जाए तो आप ये बताइए अगर ये प्लान हो जाए तो वही चीज़ें हैं। तो सरकार जो है कि, लेकिन सरकार हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करती है, ताकि जो है कि अगर हमने उसका 70% अचीव कर लिया तब भी जो है कि हमने मतलब भर के अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर जो है कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करता है, कि ऑब्जेक्टिव अगर आपका मतलब सही है आपके रोड मैप के अनुसार, तो आप उसको अचीव कर सकते हो, है ना। जैसे कोई बच्चा जिद कर ले कि नहीं मुझे अभी तक मान लो किताब उठा के नहीं देखी, है ना, ग्रेजुएशन में बढ़िया दबा के मस्ती करी, है ना, अब जो कहे कि नहीं मैं अभी जो अपकमिंग एग्जाम आईएएस का मैं निकाल के ही रहूँगा, बहुत अच्छी बात, आपने डिसीजन लिया, आप बैठोगे, लेकिन आपने आपको जो है कि वहाँ पर फेल होने के भी चांसेस है ना, बन जाते हैं ना भाई। क्योंकि जो 2 महीने में आप आईएएस जैसे जो है कि उसकी पढ़ाई कैसे कर सकते हो 2-4 महीने में, है ना, तो उसका जो सिलेबस कंप्लीट भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें हो जाती, तो वहाँ पर डिपेंड करता है सिचुएशंस पर, ऑब्जेक्टिव आपने क्या लिया, कौन उसे कंट्रोल कर रहा है ना। कौन उसे कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप कोई व्यक्ति है, मान लो सेम कंडीशन है, 2 लड़के हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, है ना, लेकिन किसी का डिफरेंट रिजल्ट है, किसी का डिफरेंट रिजल्ट, क्यों, क्योंकि वो कंट्रोलर दो हैं, एक अपना कंट्रोल कर रहा है, एक अपना कंट्रोल कर रहा है, वो दो लोग अब कौन कैसा कंट्रोलर अच्छा है तो उसने बढ़िया काम कर लिया, सही नहीं कर पा रहा तो उसने उसका उतना नहीं हो पाया।
तो यहाँ पर हम इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, डेफिनेशन, ओरिजिन, एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, यहाँ पर हम बात करेंगे, है ना। एच डी डिकिंसन, ये एच डी डिकिंसन अकॉर्डिंग टू होम, जिनके द्वारा इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। प्लानिंग क्या है, एक तरीके का डिसीजन है यहाँ पर आपका, है ना, डिसीजन है। और उसके बाद जो है कि व्हाट एंड हाउ मच इज टू प्रोड्यूस, कितना बनाना, मतलब जो है कि कितना बनाया जाए और कैसे बनाया जाए, है ना। एंड होम इट टू बी अलोकेटेड, और किसको फिर ये दिया बना करके फिर ये किसको दिया जाना चाहिए। जैसे कि रोड बनाए जाते हैं, रोड एंड रेलवेज, है ना, एंड रोड एंड रेलवेज आर गिवन टू पब्लिक, ओके, बनाने के बाद उनको पब्लिक को दे दिया जाता है। उसके बाद डिसीजन ऑफ डिटर्मिनेशन अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, है ना। तो ये सारी यहाँ पर जो है कि बात करी जाती है, एज अ होल की बात करी जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कुछ की बात कर रहे हो, एज अ होल की प्लानिंग अगर होती है तो वो सबके लिए होती है। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग इन्वॉल्व्स, प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लियरली डिफाइंड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि ऐसा नहीं कि धुंधलापन है वहाँ पर कि नहीं ये होगा भी, नहीं भी होगा, मतलब वहाँ पर क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है ना, क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो है कि जैसे कि आपका भी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी चला रही गतिशक्ति प्लान है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कि कुछ प्लान हैं, है ना। आपका जो है कि उसके बाद जो गैसेस हैं जो कि आपकी जो यहाँ पर क्लाइमेट को जो है कि प्रभावित करती हैं ना, तो वो आपकी जो गैसेस हैं तो उनके भी कुछ प्लान है कि हमको इतना इनको कम करना है। ग्रीन हाउस गैसेस उनको कहते हैं, आपके CO2 हो गया, अलग अलग तरीके होंगे, 6 गैसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर सारे उनका जो है कि एक ऑब्जेक्टिव होता है विच इज़ फ्रेम ओवरऑल ऑफ पॉलिसीज। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटजी प्रोमोटिंग द रियलाइजेशन एंड ऑफ द एंड डिफाइंड। तो इसमें जो है कि जो रियलिटी है ना, प्रोमोटिंग रियलाइजेशन ऑफ एंड डिफाइंड, इसमें सारी चीज़ें उसकी बात होती है। प्लानिंग इज एसेंशियली एक अटेम्प्ट ऑन वर्किंग आउट द रैशनल सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम होती है तो उससे बाहर निकलने का सोल्यूशन, एंड अटेम्प्ट टू कोऑर्डिनेट मीन्स एंड एंड्स। इट इज़ थस डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल हिट एंड मिस मेथड, है ना। जो मेथड मिस्ड हो चुके हैं, है ना, पुराने मेथड से, मतलब अलग कुछ नया करने की यहाँ बात होती है ना, कुछ नया करें। तो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है अब उसके द्वारा मान लो अगर ट्रेडिशनली अगर व्यक्ति को चलता रहे तो जो जैसा उसकी स्पीड जो पुरानी थी वही रहेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ नए तरीके से, मान लो कि प्लान का ऑब्जेक्टिव उससे कुछ बड़ा करने का होता है हमेशा, है ना। तो उसके लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी व्हाट वी यूज टू फॉलो सिंस आवर पास्ट, ओके, वी विल हैव टू मूव फ्रॉम दैट स्ट्रेटजी एंड वी विल हैव टू गो ऑन द फर्दर, और जो है कि वी कैन से दैट अपवर्ड स्ट्रेटजी या टेक्निकली एफिशिएंट स्ट्रेटजी पर हमको जाना पड़ेगा। और उसके बाद मेथड्स बाय विच रिफॉर्म्स एंड रिकन्स्ट्रक्शन आर ऑफन अंडरटेकन, है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये ग्रोथ होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, सेल्फ रिलायंस, है ना, बाहर से हमको ज़्यादा वो ना करना पड़े, इंपोर्ट वगैरह कुछ भी, हम अपने आप में सक्षम बने, है ना। इक्विटी की बात होती है, सभी लोग बराबर हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग क्या होती है ना। कैरेक्टरिस्टिक प्लानिंग जो है कि प्लानिंग की कोई भी प्लानिंग उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक नहीं, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आप देखो, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, मैनेजरियल फंक्शन, डिसीजन मेकिंग फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कंटिन्यूटी एक्टिविटी होनी चाहिए। प्लानिंग है तो उसमें जो है कि मान लो यहाँ तक जाना है तो इस तरह से हमको जो है कि स्टेप लेके करके फॉलो उसमें करना पड़ेगा ना, ये चीज़ है। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस टू अचीव सम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में क्या होता है, गोल होते हैं और फिर उस गोल को क्या करते हैं हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, इनको कहते हैं टारगेट, है ना। जैसे कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल हैं, है ना, और उसके बाद जो कुछ नंबर जो है कि लगभग 200 से ऊपर टारगेट है ना। तो वो टारगेट्स हमको अचीव करना होता है। प्लानिंग मस्ट हैव वेल डिफाइंड गोल्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम जो है कि यूटिलाइजेशन। सन 1985 तक जो है ना, हमको यही नहीं पता था कि ऑप्टिमम जो है कि रिसोर्स को कैसे यूज़ करना, मतलब जो है कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूज़, हम क्या कर रहे थे, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम ये कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है कि हम यूज़ कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स, जैसे कि पानी है तो उसको बहुत, मतलब जितना यूज़ कर पाए यूज़ कर लें, है ना। ये हमको पता था, लेकिन वहाँ पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम नहीं जानते थे कि उनको ऐसे ही यूज़ करना है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जाए विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन। वहाँ हमें अभी तक नहीं मालूम था, 85 तक जो है कि ये चीज़ नहीं पता थी। तो यहाँ पर ऑप्टिमम का मतलब समझिए कि विदाउट ये बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, विदाउट जो है कि कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ
आपका जो अपकमिंग जनरेशन या उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है। टिल द आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी इमर्ज, हाँ देखो ये इमर्ज 1987 है ना, मैंने 85 बताया था। एक्सपर्ट्स ट्राई टू मैक्सिमाइज द रिसोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, है ना, मतलब जो है कि मैक्सिमाइज कर रहे थे कैसे, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके, है ना, रिसोर्सेज को पेड़ काट दिए, है ना, कि भैया मुझे बूट चाहिए है अच्छे से। अब उनको पता है कि हर रिसोर्सेज को बढ़िया से यूज़ करो, तो उनको यही लग रहा था कि बढ़िया से यूज़ करो, पेड़ काटो, है ना, पेड़ काट काट के उनकी लकड़ी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लो, क्योंकि हमको ये मिल रहा है। तो ये सब सोच के काम हो रहा था। लेकिन अब हमको जो है कि ये चीज़ पता है, मतलब फ्यूचर जो है कि जनरेशन का ध्यान रखते हुए कि अगर हम पेड़ सारे काट देंगे तो फ्यूचर जनरेशन को ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड होगी, फ्रेश एयर कैसे प्रोवाइड होगी, तो वो ध्यान में रख करके हमें जो है कि काम करना है। रिसोर्सेज दैट इज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन, रिसोर्सेज जो है नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स हैं, ह्यूमन मेड भी रिसोर्सेज हैं, है ना, कुड बी ऑफ इंडिजीनियस ऑरिजिन और एक्सोजीनियस। इंडिजीनियस या एक्सोजीनियस का मतलब ये हुआ है, इंडिजीनियस मतलब जो है कि अंदर, एक्सोजीनियस मतलब बाहरी, बाहर बाहर से या अंदर अंदर से, बाहर बाहर से। तो ये जो है कि जैसे कि रिसोर्सेज दोनों तरीके के हो सकते हैं, इंडिजीनियस भी होते हैं, है ना, जो हमारे जो है कि नेचर में अंदर जो है कि काम करना है, या मान लो कि जो एक्सोजीनियस होते हैं जो कि नेचर को बाहर से इफेक्ट करते हैं, ना। तो इस तरह के जो है कि रिसोर्सेज होते हैं। बाय 1950 प्लानिंग हैज इमर्ज्ड अ मेथड ऑफ टूल ऑफ यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज टू अचीव एनी काइंड ऑफ गोल फॉर पॉलिसी मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो 1950 तक जो है कि प्लानिंग जो है कि एक उभर के आ गई तरीका कि इस की प्लानिंग, मतलब है प्लानिंग करिए कि रिसोर्सेज को हमको अच्छे से यूटिलाइज करना है, सो दैट वी कैन टेक देयर ऑप्टिमम बेनिफिट। और प्लानिंग कई तरीके की, जैसे कि आपकी फैमिली प्लानिंग, है ना, फैमिली प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल फिजिकल एंड, फैमिली प्लानिंग होगी देखो ये, है ना, कितने जो है कि बच्चे होने चाहिए, है ना, और उसके बाद जो है कि उनकी कैसी शिक्षा होनी चाहिए, हमको फाइनेंशियल प्लानिंग में बजट आ जाएगा, बजट फिर घर का कैसा क्या बजट होना चाहिए, है ना, बजट हर तरीके, घर का भी बजट होता है, एक फर्म का भी बजट होता है, पूरे देश का भी बजट होता है ना, कई तरीके के बजट होते हैं। तो फैमिली प्लानिंग की हर जगह प्लानिंग, हर जगह है, हम हर जगह, हर जगह जो आप अभी पढ़ रहे हो, ये भी कोई आपका प्लान होगा तभी आप पढ़ रहे हो, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी कुछ प्लान है तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है ना। पहले बहुत समय पहले कुछ था ही नहीं, प्लान में होता ही, लोग कहते नहीं भैया कट रही ज़िंदगी कुछ, फिर पूछो क्या भैया कट रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज तब भी व्यक्ति वो बोल भले ये रहा है, लेकिन जो है कि वो कुछ ना कुछ प्लानिंग से काम कर रहा होगा, क्योंकि सभी लोग समझदार हो गए, अवेयर हो गए। लेकिन पहले के लोग जो है कि भाई उनको प्लानिंग नाम की चीज़ नहीं पता थी कि क्या प्लानिंग है क्या नहीं। हाँ, ये है कि प्लानिंग हुआ करती थी, लेकिन जो कि हमको पता नहीं था कि ये प्लानिंग है, क्योंकि कभी कोई भी मान लो कोई एक बहुत पहले अगर कोई जानवर किसी जानवर का शिकार भी कर रहा है तो पहले छिपके उसके पास जा रहा है, तो ये क्या थी, उसकी प्लानिंग थी, लेकिन उसको पता नहीं था प्लानिंग। तो वो प्लानिंग हमेशा सही थी, लेकिन ये उभर के आई, उन्हें हमने ध्यान दिया जो है कि काफ़ी समय बाद 1950 के बाद हम लोगों ने ध्यान दिया। फाइनेंशियल प्लानिंग इज मोर पॉपुलरली नोन एज बजटिंग, है ना, ये बजट, फाइनेंशियल मतलब आपका हमारा बजट का, अपना बजट बनाना। सिमिलरली एट द माइक्रो एंड माइक्रो लेवल देयर माइट बी एनी नंबर ऑफ प्लानिंग प्रोसीजर्स। एग्रीकल्चर प्लानिंग होती है, कितना जो है कि लैंड पे कितना बीज डालना है, कितना उगाना है, कितना पानी लगा के कितना क्या कितना आउटपुट बनेगा। इंडस्ट्रियल प्लानिंग पता है ना, हर जगह प्लानिंग। इरिगेशनल प्लानिंग, रोड प्लानिंग, कितने टाइम में कितना रोड बना देंगे हम, है ना। हाउस प्लानिंग, कितने टाइम में कितने लोगों को घर दे देंगे। इरिगेशनल प्लानिंग, कितने टाइम में कहाँ कहाँ तक जो है कि इरिगेशन की फैसिलिटी पहुँचा देंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ऑरिजिन एंड एक्सपेंशन प्लानिंग, तो जो है कि ऑरिजिन एंड एक्सपेंशन, ऑरिजिन मतलब एक्सपेंशन प्लानिंग कैसे किस तरीके की होती है, आपको होती है रीजनल प्लानिंग। रीजनल का मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो है कि हमको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा पानी वानी की जो है कि समस्या थी, तो ये पूरा पूरा क्या बना दिया यहाँ पर, ये आपका बना दिया है टेनेसी वैली अथॉरिटी, है ना। आपका ये जो है टेनेसी वैली अथॉरिटी जो है कि वह सेटअप इन 1916 फॉर ए लार्ज स्केल रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, है ना, इन साउथ ईस्ट ईस्टर्न यूएसए कवरिंग पार्ट्स ऑफ 7 स्टेट। अब समझो पहले ये 7 स्टेट का जो है कि पार्ट कवर कर रहा है, ये जो काम है, ये वैली बनाई गई है ना। तो ये जो है कि मतलब हैबिटेट जानते हो आप, हैबिटेट मतलब जो है कि रहने के लायक जगह है। हैबिटेट मतलब वो जानवर का भी हो सकता है, मानव का भी हो सकता है ना, वो किसी का भी हो सकता है हैबिटेट। तो रहने लायक जगह बनाने के लिए जो है कि तो ये बनाया गया, क्योंकि पानी का भी बड़ा होता है ना, पानी अगर मान लो कि अगर हम हमारे कंट्रोल में नहीं है ना,
तो वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी फैलेगा, शहरों में घुस जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो उसको पानी को रोकना, है ना, उसके बाद जो जब ज़रूरत पड़ने पर उसको निकालना, है ना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई गया होगा नेपाल वगैरह जाए तो वहाँ पे कितने कई सारे डैम्स आप लोगों ने कहीं ना देखे होंगे, पानी पूरा पूरा रोक लेते हैं, मतलब पूरा पानी, जैसे कि उसकी गहराई अगर वहाँ पर जहाँ पर रोका जाता है तो मैंने तो कई कई बार देखा कि जो है कि बहुत गहरा होता है ना, तो जो है कि वो पूरा पानी मतलब बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसको वो रोक लेता है। अगर वो छोड़ दे तो कई गांव तबाह हो जाएंगे, तो इसीलिए रोक लेते हैं, क्योंकि अगर वो अपने आप जाएगा, नहीं रोकेंगे तो वो वैसे तबाह हो जाएंगे। अब वहाँ पे हैबिटेट नहीं बच पाएगा, पानी पानी हो जाएगा, पानी पानी, है ना। कौन सा गाना है भाई वो? तो विद द प्राइमरी एम ऑफ फ्लड कंट्रोल, है ना, ये फ्लड कंट्रोल ये चीज़, है ना। सॉइल कंजर्वेशन, अब जहाँ पानी जाएगा तो वहाँ पर वो सॉइल है, सॉइल ऐसा होता है ना, सॉइल की जो परत ऊपर वाली होती है यही तो फर्टिलाइज, इसमें तो फर्टिलिटी होती है। तो अब पानी आएगा तो इसे उड़ेल के ले जाएगा, तो उसे बचाना है। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, पानी होगा तो वहाँ पर इसमें तार तार थोड़ी बिछाए जाएंगे, तो जो है कि प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। टीबीए द रीजनल प्लान वाज आल्सो इन्वॉल्व इन मैनी रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब ये प्लानिंग करी गई, तो इसलिए जो है कि इसको बनाया गया, ये मेन मुद्दा इसका बनाने का ये था, क्योंकि ये सारी प्लानिंग बिहाइंड थी उसके, है ना, कि भैया इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, बस्ती बसानी है, रिहेबिलिटेशन करना है ना। तो जो है कि सारा कुछ करना, मान लो कि सॉइल को भी कंजर्व करना है, फ्लड कंट्रोल भी करना है, तो इसलिए इसको बनाना पड़ा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, टाउन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेल, इंकरेजिंग साउंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड मलेरिया कंट्रोल इन द मलेरिया। पानी से क्या होता है, मलेरिया की बीमारी होती है। तो अगर मान लो ये नहीं बनता, है ना, पानी को नहीं रोकते हम, और प्रॉपर जो है कि उसका जो है कि खुदाई उदाई करके कहीं और बाहर नहीं निकालते, है ना, तो जो है कि वो हर जगह पानी पानी होता, तो मैं तो पानी पानी हो गई वाली भी बात हो जाती है ना। हर जगह पानी पानी होता, कुछ नहीं हो पाता फिर वहाँ पर। वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स को भी समस्या होती, फॉरेस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री भी नहीं लग पाती, रोड वगैरह कुछ नहीं बन पाता, ये सब एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाता, कुल मिला के वहाँ पर वो बेकार जगह हो जाती। दामोदर, अब हमारे देश में इंडिया देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कोई टिक पाएगा इसके सामने, बताओ। ये देखिए, ये इस तरह से, तो जब कोई थोड़ा छोड़ा गया है ये, अब यहाँ तक भरा हुआ है ये, अगर रोड के ऊपर से आप उधर देखोगे तो पूरा भरा हुआ है, और ये बहुत थोड़ा छोड़ा जाता है, तो इतना प्रेशर होता है कि पानी ऐसे निकलता है ना। पानी जो है इस तरह से निकलता है कि अगर इसके सामने, अगर इसमें कोई नहाने जाए, है ना, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उसको। मोक्ष कहते हैं कि ऐसा स्नान की मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मज़ा आ गया। तो इसमें जो है कि यहाँ पर वाकई में मोक्ष की इसमें प्राप्ति हो जाएगी। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो कि देखें ऊपर, यहाँ पर हम खड़े हों और ऐसे करके दांत फाड़ के इसको देखें, कितना प्यारा लग रहा है ना। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है ये इंडिया में। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इन इंडिया 1948, वो कब थी, 1916 में। यूएसए वाली, ये वाली, ये कब थी, 1916 में। और ये क्या थी, टेनेसी वैली अथॉरिटी, 1916 में। ये प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आएंगे। टेनेसी वैली अथॉरिटी, टीवीए का डेवलपमेंट कब हुआ था, प्लानिंग कब जो है कि लोगों के ध्यान में आई, तो ये सबसे पहली वाली चीज़ें हैं जो करी गई, है ना। यूएसए में पहली बार प्लानिंग के बारे में सोचा गया, तो वो बनाया गया, ये बनाया गया, वो नहीं ये, है ना, टेनेसी वैली, है ना। और मैं यहाँ पर अगर कहूँ वो बनाया गया, तो फिर पिछले वाला जो दिखाया था, यानी वही टेनेसी वैली प्लानिंग। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इन इंडिया 1948, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन 1948, द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, और 1900 जो है कि 48 में जो है कि हमने क्या कर दिया, ये बना दिया पहला जो है कि इंडिपेंडेंट जब हमारा देश था, तो पहला जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट हमारा ये था, जिसका नाम था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, है ना। द मेन एम ऑफ द कॉर्पोरेशन वर फ्लड कंट्रोल। यही, अब ये क्यों वही बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया ताकि जो है कि फ्लड को कंट्रोल रोका जा सके, क्योंकि अगर पानी में रोक रखा है, अगर ये एक साथ पानी पूरा छोड़ देंगे तो ये तबाही हो जाएगी ना। थोड़ा छोड़ा तो ये हाल है, तूफान ला गया ना, तो ये धीरे धीरे निकल तब भी जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक शांत हो जाएगा। अगर पूरा कहीं से छोड़ दें तो ये क्या होगा बताओ। बारिश आ जाती तब उसको पूरा बंद कर देते हैं, ऊपर तक भर जाता है, क्योंकि बारिश होगी तो ये पूरा इधर डूब जाएगा, रोक लिया, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं, है ना, ताकि आराम से निकल जाए। द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट तो ये फ्लड कंट्रोल था, इरिगेशन, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड ईयर राउंड नेविगेशन। द कॉर्पोरेशन वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इंडायरेक्ट सपोर्ट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन
वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट इन घाना। उसके बाद जो है कि वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट ये भी था दामोदर वाली कॉर्पोरेशन। उसके बाद वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट भी जो है कि 1966 में बनाया गया प्लानिंग के तहत। अब ये देखो नेशनल पार्टी, देखो सोवियत रूस है आपका, है ना, रूस रसिया। इसे तो आपने सुन सुन के आपका कान जो है कि ये जो कोविड कोविड सुन सुन के जो है कि एक टाइम पे जो है कान जो है कि ये करने लगे थे कुछ और सुनाओ, ये इसे मत सुनाओ। ऐसे ही रसिया और यूक्रेन सुन सुन के जो है कि आप लोगों के कान ऐसे कर रहे होंगे कि भैया कुछ और सुना दो अब। तो ये खड़े हैं, देखो ये यहाँ पर ये महान व्यक्ति खड़े हैं, है ना। तो इन्होंने जो है कि ये प्लानिंग की बात करी थी रूस में, है ना, प्लानिंग की बात करी थी इन्होंने रूस में। द ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट इन द एरिया ऑफ नेशनल प्लानिंग इज रूटेड इन वॉल्शेविक्स रेवोल्यूशन। ये वॉल्शेविक का रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, है ना, 1900। अभी भी रेवोल्यूशन हो रहा है, तब भी रेवोल्यूशन था, अभी तो युद्ध हो रहा है पूरा, है ना। 1917 द सोवियत यूनियन डिससेटिस्फाइड विद द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो कहते मतलब इन्होंने क्या करा कि जो है कि डिससेटिस्फाई हो गए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इन्होंने कुछ काम करा था, उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो उससे ये डिससेटिस्फाइड हो गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने प्लानिंग का पे ध्यान दिया कि हम प्लानिंग करके कोई भी काम करेंगे। इट वॉज इन 1920 दैट जोसेफ स्टालिन, ये है, ये जोसेफ स्टालिन, देखो ये खड़े हैं, ये है जोसेफ स्टालिन, है ना। ये जोसेफ स्टालिन अनाउंस इट्स पॉलिसी ऑफ सेंट्रल प्लानिंग फॉर द सोवियत यूनियन। तब इन्होंने जो है कि सेंट्रल प्लानिंग अनाउंस करी अपने सोवियत यूनियन यानी रूस के लिए। सोवियत प्लानिंग कॉल्ड द गॉस प्लान। ये इसे देखिए, अब ये पहला प्लान था ये, है ना, तो इसको गॉस प्लान भी कहते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। सोवियत प्लानिंग कॉल्ड द गॉस प्लान। द सोवियत यूनियन वेंट फॉर इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान फॉर, मैंने बताया था 1928-33, पहला 5 ईयर प्लान था 1928-33 में। द फेमस सोवियत स्लोगन ग्रेट लीप, है ना, फॉरवर्ड वॉज इनिशिएटेड फॉर द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एट द नेशनल लेवल। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोड्यूस हुआ, है ना। और जो है कि इनका ये जो है कि फेमस स्लोगन जो है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज इनिशिएट हुआ, और जो है कि किसके लिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा रैपिड, क्योंकि पहले इनका हुआ था वो फेल हो गया था। अब जो है कि इनका हुआ भाई, इन्होंने जब प्लानिंग करी तो इन्होंने प्लानिंग करके एक जो कि आश्वासन दिया अपने आप के लिए, पूरे देश के लिए, कि जो कि अब होगा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि हमने प्लानिंग कर ली है। इसको गॉस प्लान कहा गया था, और एक स्लोगन वहाँ से इनिशिएट हुआ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कि आने आने मतलब फॉरवर्ड, आगे जो है एक बहुत ही विशाल जो है कि ग्रेट मतलब बहुत ही महान जो है कि लीप है ना। लीप यानी जो है कि जो भी आप समय आने वाला है ना। इन द फर्स्ट सोवियत यूनियन हैवी इंडस्ट्रीज वर फेवर्ड ओवर हाई इंडस्ट्री। पहले जो है कि सोवियत प्लान में क्या कि हैवी इंडस्ट्रीज वर फेवर्ड ओवर हाई ओवर लाइट, जैसे कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, है ना, तो जो है कि इनको जो है कि बड़ा बनाने की बात करी गई, है ना, कि जो है कि और या मान लो कि इनको जो है कि बड़ी इंडस्ट्रीज का साथ मिला, है ना। तो कहते हैवी इंडस्ट्रीज वाज फेवर्ड ओवर लाइट इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर गुड्स वर रेसिडुअल सेक्टर आफ्टर ऑल द अदर प्रायोरिटीज हैड बीन मेट, है ना। कंज्यूमर गुड्स वर रेसिडुअल सेक्टर आफ्टर ऑल द अदर प्रायोरिटीज हैड बीन मेट। उसके बाद जो है कि और भी प्रायोरिटी जब मिल गए तो कंज्यूमर गुड्स पर जो है कि उनको भी एक तरीके से इन्होंने एक तरीके से रेसिडुअल सेक्टर में वो कन्वर्ट हो गया। द सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग स्प्रेड द ईस्ट यूरोपियन। अब ये जो है कि ये प्लानिंग जो हुई, कहते हैं ना कि जो कुछ अच्छा काम हो वो भी वही फैल जाता है ना, वो फैल जाता, लोग उसको अपनाते हैं, है ना। इन्होंने करा है तो हम भी करके देखें, इनकी ग्रोथ हुई तो हमारी भी ग्रोथ होगी, है ना। तो ये फैल गया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड। द वर्ल्ड वार सेकंड वही हुआ था, तो वो उसी टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ 28 में, है ना। तो एंड फाउंड इट्स प्यूरेस्ट फॉर्म सच एज प्लानिंग इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसकी जो प्यूरेस्ट, ये फैला तो इसकी, लेकिन इसको सही तरीके से अपना लिया किसने, चाइना ने अपनाया सही तरीके से। इसकी प्यूरेस्ट फॉर्म जो है कि चाइना में देखने को मिली, जो कि है रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना। 1949 में इन्होंने सही तरीके से इसको क्या करा, इम्प्लीमेंट करा। इन्होंने ऐसी प्लानिंग बनाई कि जो कि इन्होंने सीधा सीधा पहले एग्रीकल्चर को जोर दिया, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, एग्रीकल्चर को जोर दिया तो उनकी जो मार्केट थी वो बढ़िया बन गई। मार्केट जब अच्छी बन गई तब जो है कि इन्होंने जोर दिया किस पे, इंडस्ट्रीज़ पे, है ना। तब इनकी इंडस्ट्रीज़ कामयाब हो गई। हमने पहले इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया, लेकिन मार्केट थी नहीं, जो प्रोडक्ट बिके, सभी लोग गरीब थे, एग्रीकल्चर मेन रिसोर्स था। यहाँ भी चाइना में भी ये था, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, लोग भी थे, तो इसने जो है कि उनका यूज़ करके, इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ गया।
हम लोगों ने ये थोड़ी कमी कर दी कि जो है कि एग्रीकल्चर जो है गवर्नमेंट ने अपने तरीके से मतलब सोचा कि हाँ बढ़िया होना होगा सच, मतलब भाई पहले ही अपने स्लाइड में देखा कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कि वो हमेशा आप गुड रिजल्ट जो है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्लानिंग करके चलना चाहिए क्योंकि 99% उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लानिंग, अब ये कह रहा है कि विंडो इस तरीका लंबा होना चाहिए, विंडो ऐसे छोटा होना चाहिए, कैसा विंडो होना चाहिए। ये प्लानिंग चल रही है, 4 लोग बैठे हुए हैं, अब बहुत देर से डिस्कशन हो रहा है ना। और टाइप्स ऑफ प्लानिंग होती है ना, कि मान लो कि हो सकता है गवर्नमेंट हो, है ना, ये प्राइवेट लोग हों। तो जब गवर्नमेंट एक टाइप डिसीजन लेती है तो उसका नाम होता है, आगे बात करें इम्पेरेटिव प्लानिंग, है ना। और जब प्राइवेट लोग ही और गवर्नमेंट लोग मिलकर के काम करते हैं तो वो होता है आपका इंडक्टिव प्लानिंग। तो आगे हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन प्लानिंग हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम प्रेवलेंट इन द कंट्री। अब वो 2 टाइप क्या है आपका, इम्पेरेटिव प्लानिंग पहला है, जहाँ पर जो है कि फॉलोड बाय प्लानिंग प्रोसेस फॉलोड बाय स्टेट, मैंने कहा ना गवर्नमेंट जहाँ प्लान करती है, स्टेट इकोनॉमी दैट इज द सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इज नोन एज द इम्पेरेटिव प्लान। जैसे कि आपकी चाइना में है, चाइना में तो धीरे धीरे वो इंडक्टिव बन रही, क्योंकि प्राइवेट लोग भी जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि प्लानिंग कर पा रहे हैं, उसने जो है कि कर दिया। लेकिन शुरुआत में जो है कि वहाँ पर जो है कि तानाशाही कहते नहीं, मतलब जो कि तानाशाही नहीं कर सकते, लेकिन जब गवर्नमेंट हमेशा जो कि प्लानिंग अपना डिसीजन ले, गवर्नमेंट ही अपने प्लानिंग की बात करे, गवर्नमेंट ही प्लान करे सारा कुछ, प्राइवेट के हाथ में कुछ नहीं छोड़ना, है ना। तो वो आपकी होती है कौन सी, इंपेरेटिव प्लानिंग। उसके बाद सच प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टिव और टारगेट प्लानिंग। इसको जो है कि डायरेक्टिव और टारगेट प्लानिंग है। क्वेश्चन आएगा कि भैया डायरेक्टिव कौन सी, इंपेरेटिव होती है, इंडक्टिव होती है, तो आपको इंपेरेटिव याद कर लेना है कि ये होती है आपकी डायरेक्टिव और टारगेटेड प्लानिंग, है ना, इंपेरेटिव, ठीक है ना। सच प्लानिंग हैज 2 मेन वेरिएंट्स। कौन कौन इसके 2 मेन वेरिएंट होते हैं, कौन कौन सा, इन द सोशलिस्ट सिस्टम, सोशल मतलब सामाजिक, समाजवाद, समाज के बारे में जो है कि कौन सोचेगा, प्राइवेट सेक्टर सोचा नहीं, देश सोचेगा, और मतलब गवर्नमेंट सोचेगी। और देखो गवर्नमेंट आपकी ये सोच भी रही, देखो ये देखो ये सोच रहे हैं, और ये उनको जो है कि सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, है ना, देख रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ें हैं, ये देखो यहाँ पर अपना डिसीजन ले रहे हैं कि जो है कि पब्लिक के लिए, पब्लिक को लग रहा है कि अरे हमारे साथ गलत हो रहा है, डिसीजन अच्छा ले रहे हैं। झाड़ू थी तो सीधे टेक्नोलॉजी बढ़िया, झाड़ू उनका साइन है, टेक्नोलॉजी जो है कि उन्होंने अपग्रेड करा तो इनका साइन जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अपना टेक्नोलॉजी, भाई झाड़ू अच्छा है वैक्यूम क्लीनर, आप बताइए, झाड़ू लगानी पड़ती है, वैक्यूम क्लीनर चला दो ऐसा करके सब कूड़ा उसके अंदर, है ना। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं कुल मिला के। अब देखो इनको लग रहा है कि जो है कि ये गलत हो रहा है मैं इनके साथ, बताओ, पब्लिक को ये बात समझनी चाहिए, है ना। तो देखो ये कह रहे हैं कि अरे इसने झाड़ू की जगह वैक्यूम चला दिया, भाई वो वैक्यूम चला रहे हैं कि जो है कि ना, कि अब मतलब और अच्छी चीज़ जो है कि झाड़ू बताइए अच्छी है बोलो, या वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर आदमी को लगेगा बहुत बढ़िया, जो कि आराम से बढ़िया सफाई, हर जगह सफाई हो जाती है, कूड़ा खींच लेता है ना। और देखो यहाँ पर भी ये भी जो कि हमारे मोदी जी भी देखो, ये भी अपनी प्लानिंग के तहत जो है कि आगे अपना काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आगे, है ना। तो ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट, ये भी सरकारी, सब भी सरकारी लोग हैं, है ना, सरकार है देश की चला रहे हैं। तो जो है कि यहाँ पर ये इनके जो ये लोग जब डिसीजन लेंगे तब ये बनेगा आपका इम्पेरेटिव प्लानिंग, है ना। इन द सोशलिस्ट सिस्टम ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस वर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ स्टेट विथ कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो यहाँ पर जो है कि ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज किसके पास रहती है, स्टेट के पास रहती है। तो वही जो है कि यहाँ पर ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस वर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, सेंट्रल मतलब सेंटर में, मतलब जो भी जो है कि यहाँ पर डिसीजंस हैं वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज मतलब सेंटर में कौन है बैठा है, सेंटर, स्टेट। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज का मतलब जो है कि ये पावर जो है कि यहाँ पे सेंटर में नहीं रहेगा, ये चारों तरफ रहेगा, यानी सभी पूरे देश की जनता के हाथ में रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा पावर, किसी एक के हाथ में, सबके हाथ में पावर है। जैसे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है, डेमोक्रेसी में यहाँ पे है हमारे हाथ में पावर, हम वोट देंगे तब आप बनोगे, नहीं हो तो मतलब सबके हाथ में पावर, जो जितना पावर इसको दे देगा वो उसका वो जीत जाएगा, वो मंत्री बन जाएगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या है कि 2 मेन वेरिएंट है ना, एक तो ये है कि प्लानिंग जो है कि सेंट्रलाइज होती है ना, इन द कम्युनिस्ट सिस्टम
चाइना ऑफ द पास्ट, मतलब है ना कम्युनिस्ट। अब तो चाइना ने बड़ा डील दे दी प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन पहले चाइना क्या बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिस्ट था, सरकारी सब कुछ करेगी, है ना। ऑल द रिसोर्सेज वर बी ऑन्ड एंड यूटिलाइज बाय द स्टेट, है ना। और यहाँ पर है लेबर आल्सो, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्टेट ही यूटिलाइज करेगा। एक तो प्लानिंग का पावर पूरा है स्टेट के हाथ में इसमें, इम्पेरेटिव प्लानिंग में। दूसरा जो रिसोर्सेज है वो भी सारे स्टेट के ही हैं और स्टेट के ही कंट्रोल में रहेंगे और उनको स्टेट ही यूटिलाइज करेगी, है ना, सरकार यूटिलाइज करेगी। लेबर यानी मैं आप, जो भी लेबर मतलब काम करने वाले लोग हैं, वो भी सरकार की ही संपत्ति है, सरकार उनसे जैसे बोलेगी वैसे उनको यूटिलाइज करेगी। ये बात हो गई आपकी इम्पेरेटिव प्लानिंग में। चलते हैं इंड्यूसिव प्लानिंग पे। पानी पी लीजिए, अभी आते हैं, पी लीजिए आप, है ना। बेसिक फीचर्स ऑफ प्लानिंग आ रहा है अंडर न्यूमेरिकल। हाँ अभी देखो इसमें जो है कि पहले इसका बेसिक फीचर समझ लीजिएगा। बेसिक फीचर ऑफ सच प्लानिंग आ रहा है अंडर। एक तो ये होती है न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव। सरकार बात करती है कि भैया हमको 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन इकॉनमी हमारी अभी 3 पॉइंट कुछ है ना, 3 पॉइंट ऐसे मान लो 4 ट्रिलियन है ना। तो इसको जो है कि ट्रिलियन है, अब इसको जो है कि हमको ले जाना है 5 ट्रिलियन 2025 तक, है ना। हमको इसको इतना ले जाना है। तो क्या है नंबर क्वांटिटी 3.4 से 5, है ना। टारगेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलप्ड आर सेट बाय प्लान। सरकार जो है कि इसमें क्वालिटेटिव जो है कि टारगेट सेट करती है। एज द स्टेट कंट्रोल्स द ओनरशिप राइट्स ओवर द रिसोर्सेज इज वेरी मच पॉसिबल टू रियलाइज द अबव साइटेड प्लान टारगेट, है ना। क्योंकि जो है कि स्टेट जो है कि कंट्रोल करती है ओनरशिप राइट को रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज की जो राइट है या अधिकार है वो किसका है, सरकार का है ना। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है टू रियलाइज द अबव साइटेड प्लान टारगेट। तो जो है कि ये जो है कि प्लान जो है कि जो सरकार तय कर रही है तो उसको कंप्लीट भी कर सकती है। भाई जैसे मान लो आपके हाथ में सारी चीज़ें हों, आपने कोई प्लान बनाया और उस प्लान को पूरा करने में जो है कि आप जैसे मान लो आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, और आपको ये भी पता कि आप अच्छे से पढ़ेंगे अगर तो ये क्रैक आप कर लेंगे, है ना। और तो फिर यही माना जाएगा ना कि हाँ आप फिर कर लेंगे। आप जब आपने ये बात ठान भी ली कि आपने आपने ही प्लान बनाया और आप उस लाइक आप सक्षम हैं भी, तब तो फिर तो एग्ज़ाम तो क्रैक हो जाना चाहिए ना। तब भी अगर मान लो कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही तो इसका मतलब वहाँ पर इनएफिशिएंसी है ना। तब वहाँ पर जो है कि इनएफिशिएंसी, आप जो है कि सही से आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, या मान लो आप मज़े ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। ये बात ऑलमोस्ट नो रोल ऑफ द मार्केट। इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं है। मार्केट भैया जब सरकार के ही रिसोर्स है, सरकार जो है कि इसी निर्णय लेगी। सरकार को और कोई मतलब नहीं। कितना टाइम हो गया है, 42 मिनट। तो सरकार को कुछ और मतलब नहीं है ना। जो है कि प्राइवेट को कुछ मतलब होगा नहीं। सरकार के रिसोर्सेज सरकारी अपना प्लान कर रही है तो प्राइवेट कोई रोल होगा ही नहीं। नो मार्केट नो प्राइस मैकेनिज्म। जैसे नहीं प्राइस ऊपर नीचे करके जो है कि रेट कम ज़्यादा हो जाता है, तो जब वहाँ पर मार्केट है ही नहीं, है ना, मार्केट रेट ही नहीं, ना कोई बना रही है, प्रोडक्शन कर रही है, ना कोई सप्लाई कर रही है, जो है कि मार्केट में जो है कि ज़्यादा क्वांटिटी करके रेट कम कर देगी या कम क्वांटिटी करके रेट बढ़ा देगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है वहाँ पे, है ना। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन टेकन इन द सेंट्रलाइज वे। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे सब सरकार लेगी। नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी, ओनली द स्टेट प्लेस द वाइटल रोल। अब देखिए चीन ने क्या करा था। चीन ने एक टाइम पर जब उसके जो है ना जो कम्युनिस्ट चीज़ें काम नहीं करी, है ना, जब उसको लगा कि जो है कि हमको हाथ मिलाना पड़ेगा बाहर से, है ना, जब व्यक्ति अपने आप में जब काम करता है तब उसको लगता है कि वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तब वो ढूंढता है कि कोई साथी, कोई साथी। गाने कौन कौन से हैं, कोई साथी कोई रिश्ता, है ना, इस तरीके के गाने जो होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वही गाना गाया कि कोई साथी मिल जाए। और फिर उन्होंने जो है कि ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, है ना। ओपन डोर पॉलिसी वॉज इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट सोशलिज्म अंडर द कम्युनिस्ट पॉलिटिकल डिज़ाइन। इन्होंने जो है कि ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, जिसमें इन्होंने ऑफ़र करा कि आइए हमसे आप हमारे देश में आकर के आप जो है कि ट्रेड वगैरह कर सकते हो, हमसे ट्रेड संबंध आप बना सकते हो, है ना। द पीक ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लानिंग वॉज रीच्ड इन चाइना आफ्टर द कल्चरल रेवोल्यूशन। द पीक ऑफ दिस टाइप ऑफ, अब ये पीक मतलब है नहीं कि बिल्कुल ऊपर, पीक पर जो है कि सबसे हाईएस्ट जो है कि सबसे चरम पर अपनी ये दिस टाइप ऑफ प्लानिंग वॉज, कौन सी टाइप ऑफ प्लानिंग, इम्पेरेटिव प्लानिंग, है ना, जिसमें सरकार जो मेन रोल प्ले करती है ना। तो उसका जो पीक जो चरम पर पहुंच गई थी, तब दिस टाइप प्लानिंग वॉज रीच्ड इन चाइना आफ्टर कल्चरल रेवोल्यूशन।
चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था 1966 में, है ना, विच लेड टू एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, जिससे कि उसकी इकोनॉमी क्या करी, स्लो डाउन कर गई थी कंट्री में, विच हैज अडॉप्टेड द सोवियत स्टाइल सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम आफ्टर 1949। तो यहाँ पर जो है कि ये इनका कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, 1966-59 में, विच हैड लेड टू, तो जिसके द्वारा जो कि इनकी इकोनॉमी क्या हो गई थी, स्लो डाउन हो गई थी। और इन्होंने ये जो हुआ था मतलब 1666 में हुआ था, तो ये इन्होंने अडॉप्ट कौन से किस पर चल रहे थे, सोवियत जो प्लानिंग था ना 1928 में, तो वही इन लोगों ने अपना लिया था और उसी फॉर्मूला पे उसी प्लानिंग पर ये चल रहे थे। उसके बावजूद भी जो है कि इनकी जो है कि 1966-59 में कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद इनकी इकोनॉमी क्या हो गई, स्लो हो गई, जो है कि मंदी आ गई इनकी इकोनॉमी में, है ना। अंडर डेंग शाओपिंग 1970-97 चाइना डिसेंट्रलाइज अ ग्रेट डील ऑफ इकोनॉमिक पावर। चाइना ने क्या करा, डिसेंट्रलाइज कर दिया। मैंने आपको भी पिछले स्लाइड में बताया कि सेंट्रलाइज क्या होता है और अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज का मतलब सारा कुछ सेंटर में है, सेंटर में कौन होता है, स्टेट यानी गवर्नमेंट, सरकार, मोदी जी बैठे हुए, उनके हाथ में सब कुछ है ना। हालांकि जो है कि मोदी जी का क्या कहना है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भाइयों और बहनों, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं हूं आपका सेवक, है ना। इसी तरीके से उनका कहना है मैं सेवक हूं, और है भी, डेमोक्रेसी है इंडिया में, मैं सेवक हूं, आप ही जो है कि क्या है, जो है कि मान लो कि इकोनॉमी ग्रो करने वाले, और आपके ही हाथ में पावर है, आप जो निर्णय लेंगे, जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। तो वो वाली बात हुई। तो चाइना ने भी फिर यही कहा, जब चाइना को लगा अरे कुछ इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, तभी ना, तब सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना छोड़ देती है कि नहीं 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 हमने कुछ नहीं करा, जो है कि अब आप ही लोग देख लो। तो इन्होंने ये डिसेंट्रलाइज का काम करा कि जो है कि पावर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोग, मतलब जो है कि और प्राइवेट लोग भी आए और उसमें इन्वॉल्व, द ग्रेट डील ऑफ इकोनॉमिक पावर विच विद इट्स अनाउंसमेंट ऑफ द ओपन डोर पॉलिसी, है ना, ये मैंने बताया ना, ओपन डोर पॉलिसी 1985 टू सेव द इकोनॉमी। अच्छा, ऐसे करके पढ़ो तो बड़ा लाइट्स वाइट भी बोर्ड पढ़ रही है, तो थोड़ा वैसा रहता है। कोई चीज़ अगर आप पास से पढ़ो ना, ऐसे ऐसे, और इतना बड़ा हो, कॉपी पढ़ो मान लो ऐसे करके, तब तो मान लो उसमें लिख जाता है ऐसे जैसे, और कोई चीज़ अगर ऐसे पढ़ो तो दूर से पढ़ो, है ना, तो यहीं से मुझे पढ़ना चाहिए इस तरीके से, तो थोड़ा जो है कि साफ जो है कि यहाँ नजर आता है। लेकिन ये भी मुझे फिर मैं ऐसे लाइन नहीं कर पाता हूँ कहाँ पर पढ़ रहा हूँ, है ना। सिमिलरली द सोवियत यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ द मिखेल, तो सोवियत यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ मिखेल गोर्बाचेव, क्या नाम रखा भैया यार, कुछ और रख लेते, गोरबा रख लेते, बचेव रख लेते, गोर्बाचेव, बिगन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सिमिलरली सोवियत यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ द, ऐसे ही रूस ने क्या करा, रूस ने भी क्या करा, रूस ने भी पाइप प्लानिंग, मान लो निर्माता वही था, पापा वही था प्लानिंग का, है ना, लेकिन पापा जी ने भी क्या करा है कि उन्होंने भी अंडर द लीडरशिप ऑफ मिखेल गोर्बाचेव बिगन अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उन्होंने भी नई नई रिफॉर्म लाना शुरू कर दी, कॉल्ड प्रस्ट्रोइका रीस्ट्रक्चरिंग, यानी रीस्ट्रक्चर वो करने लगे, उसमें जो प्लानिंग है उसमें रीस्ट्रक्चरिंग करने लगे। एंड ग्लासनोस्ट, दैट इज ओपननेस, खुलापन, खुला खुला, दो इन्होंने भी गेट खोल दिया, उन्होंने भी गेट खोल दिया। सरकार अब अपने डिसीजन अभी तक जो ले रही थी अपने यहाँ पर, सारे रिसोर्सेज वो सरकार के ही थे, सरकार का मन होता वो कर रही थी, वैसे प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अब जो है हमने दरवाजा खोल दिया है, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये वाली बात यहाँ पर चलने लगी थी, है ना, ये वाली बात यहाँ पर इन्होंने कुंडी खोल दी और इन लोगों से कहा कि आए बाहर, और इन लोगों से अब ये कह रहे हैं कि कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये वाली यहाँ पर इन्होंने बात करी थी, है ना। तो ये जो है कि इन द 1985 टू सेव द फेल्ड इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट इन द सेंट्रल इकोनॉमी, है ना, तो यहाँ पर इन्होंने ओपननेस की बात करी थी, टू सेव, बचाने के लिए, द फेल्ड इकोनॉमिक, जब इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो गया, है ना, एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने करा था प्लानिंग करके, जो कि फेल हो गया, तो इकोनॉमी को बचाने के लिए इन्होंने कहा कि भैया कुंडी मैंने खोल दी है, अब जो है आप आइए और जो है अपना खेल दिखाइए। Thus the whole world of the state economies had moved towards the market economy, इसीलिए होल पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार ऑफ द स्टेट इकोनॉमीज हैव मूव्ड टुवर्ड द मार्केट इकोनॉमी इन 1980s, है ना। तो इसीलिए पहले क्या कर सबने प्लानिंग करी और अपने ही आप सब लोग काम कर, सारी गवर्नमेंट अपने आप काम कर रही थी, लेकिन जब मार्केट फेल हो गई तभी सब लोग किस तरफ बढ़ गए,
मार्केट प्लानिंग की तरफ बढ़ गए। मार्केट प्लानिंग बाय लेट 1980, 1980 के अंत तक, जो कि मान लो नवंबर दिसंबर तो बढ़ गए। सिंस देन नन ऑफ द कंट्रीज हैव फॉलोड द इंपेरेटिव प्लानिंग। मानी इंपेरेटिव प्लानिंग का यहाँ पर खेल होता है खत्म। इंपेरेटिव कहते हैं कि कोई आया उसका दौर है, दौर आके चला गया। इंपेरेटिव प्लानिंग का यहाँ पर खेल हो गया खत्म। अब जो है नई प्लानिंग आएगी, नई प्लानिंग का जन्म होगा प्राइवेट ही प्राइवेट, मार्केट ही मार्केट। लेकिन सरकार ने कहा हम हटेंगे नहीं, हमको गायब हो जाएं। ऐसा नहीं है, आप तो फिर कुछ भी करोगे। प्राइवेट लोगों ने कहा भैया पावर हाथ में आ गया, उन्होंने कहा कि अब जो है कि अब मनमानी करो, दबा के पैसा खींचो। कैपिटलिस्ट है ना। आपने सुना था 1929 के डिप्रेशन, वो भी तो याद करो भाई। सब चीजें हो चुकी थी। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हो चुका था, जहां की सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में था। और जो है कि वहां पर फिर क्या हुआ था, इकोनॉमी जो है कि द ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। कैपिटलिस्ट ने दबा के मोटा पैसा जो है कि अपने पास रख लिया था, है ना। अब बाकी जो है कि इतना पैसा बाकी 99% जनता के लिए छोड़ दिया था। जनता कोई गरीब, डिमांड हो गई बंद, डिमांड बंद हो गई तो फिर इकोनॉमी पूरी स्लो डाउन चली गई थी। तो वो भी तो पता, सरकार बोल रही है हम जाएंगे नहीं, गाएंगे, काम करोगे तुम, है ना, काम करोगे तुम, लेकिन जो है कि अपने तरीके से कर सकते हो, है ना। लेकिन जो हम कहें ना, अभी ये गवर्नमेंट के ऊपर ये 4 लोग खड़े हैं, अब ये कह रहे हैं कि नाउ रिपीट आफ्टर मी, है ना। तो समझ रहा हूँ कि जो है कि यहाँ पर इंडिकेटिव प्लानिंग है ना, ये इंडिकेटिव है। इंडिकेट कौन कर रहा है, सरकार इंडिकेट कर रही है ऐसे करो। सरकार ने मतलब अपने आप ही सब कुछ रिसोर्सेज उसके अपने थे, इस तरीके से काम कर रही थी, तो वहाँ पर इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ गई। इतना इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, सरकार हमेशा अपनी इनएफिशिएंसी से ही फेल होती है। क्योंकि वहाँ पर लोग कहते सरकारी नौकरी लग गई, भैया सरकारी नौकरी लग गई, बस लेटे हैं, सरकारी नौकरी लग गई भैया, सरकारी सरकारी हो गए हम। सरकारी मतलब जो कि ये इस तरीके से उसको ट्रीट करा जाता है कि अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो बस नाम चढ़ गया है, अब तो कुछ करना ही नहीं, मेहनत इतनी करनी थी कर ली। बात भी एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि सही, इसलिए क्योंकि नौकरी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती ना गवर्नमेंट जॉब लोगों के लिए। तो उसमें क्या है कि वो कहते हैं कि जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब तो बस आराम आराम है ना। लेकिन ऐसा अब जो है कि नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे जो है कि चीज़ें बदल रही हैं, और जो है कि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हल्के हल्के हो रहा है, और सब कुछ जो है कि ठेके पे होने लगा है। ठेके पे जानते हो कि भैया इतना जो है कि ठेका दे दिया ठेके प्राइवेट सेक्टर को कि 100 रुपये देंगे आपको, और 100 टीचर लगाने हैं, 100 टीचर लगे हैं, तो वो कितना देगा, एक ही 1 रुपया तो देगा, है ना। अब पहले जो है कि 100 टीचर को मान लो कि जा रहा था 500 रुपया, 500 रुपया जा रहा था, तो ये हाल था। अब ये जो है कि अब 100 रुपये ठेका किसी को मिल जाएगा, अब वो प्राइवेट कंपनी चलाएगी। तो ये चीज़ें हो रही, सरकार समझ रही, सब चीज़ें समझते समझते समझ, लेकिन देरी सरकार अब नहीं करे, क्योंकि अब अजाइल अप्रोच सरकार फॉलो करे। सरकार कौन सी अप्रोच फॉलो कर रही है, अजाइल अप्रोच। ये बहुत ध्यान रखिए, नई टर्म है अजाइल अप्रोच। एग्जाम में भी पूछा, अजाइल अप्रोच का मतलब है सरकार तुरंत प्लान जो है कि चेक कर लेती है, महीना 2 महीने 1 आध साल में चेक कर लेती है, प्लान काम कर रहा नहीं काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि 50 साल बाद सरकार समझ में आ रहा अरे ये तो काम ही नहीं करा, है ना, फिर 50 साल तो बर्बाद हो गए। तो अजाइल अप्रोच सरकार फॉलो कर रही है। तो ये है द आइडिया ऑफ प्लानिंग गॉट अटेंशन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। ये आइडिया ऑफ द प्लानिंग गॉट अटेंशन, इसका जो कि इसके अटेंशन कहाँ से आई, ये अटेंशन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी मतलब डिसेंट्रलाइज, सबके हाथ में पावर है ना। सच प्लानिंग हैज बीन टर्म्ड एज इंडिकेटिव प्लानिंग बाय इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट। द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग में बी समड अप एज। अब इंडिकेटिव तो नाम से समझ जाओ, इंडिकेट कोई कर रहा है, सरकार इंडिकेट कर रही है, लोग फॉलो उसको कर रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही कि मैं ही जो करूँगी मेरे यहाँ पे सब कुछ छोड़ते है ना। इंडिकेट करते रही कि हाँ इधर से बस, उधर से फिर वो जा रहे, भाग जा रहे, अपना काम कर रहे हैं, फिर वो आगे देख रहे हैं अपना। सरकार ने केवल इधर इंडिकेट करा था, इधर से ये, इस पर भी ध्यान दो, एजुकेशन पे भी ध्यान दो, हेल्थ पे भी ध्यान दो, है ना, रोड भी बना दो, है ना, ये चीज़ इस तरीके से। तो यही जो है कि यहाँ पे पढ़ रहा है, ये लोग उसको पढ़ के अपना पूरा जो है कि काम कर रहे हैं। एवरी इकॉनमी फॉलोइंग द इंडिकेटिव प्लानिंग वर मिक्स्ड इकॉनमी। तो ये क्या है, मिक्स हो गई थी। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, ये क्या हो गया, मिक्स हो गई थी, है ना। वो मिक्स कर रहा था, पिछले वाला मैंने भी दिखाया था, सब कुछ मिक्स कर दे रहा है। अनलाइक द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग इंपेरेटिव प्लानिंग। अनलाइक मतलब जैसे पहले सेंट्रली प्लान इकोनॉमी थी, उनकी तरह नहीं, है ना। कंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग इंपेरेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग वर्क्स थ्रू द मार्केट प्राइस सिस्टम रादर देन रिप्लेस इट। तो अब जो है कि प्राइस सिस्टम काम कर रहा था, लोग चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे, कम प्रोड्यूस होती तो उसका प्राइस जो ऑटोमेटिक क्या हो जाता था,
कम प्रोड्यूस होती थी तो प्राइस ऑटोमेटिक हो जाता था ज़्यादा, और ज़्यादा प्रोड्यूस प्रोडक्शन कर रहे थे प्राइवेट लोग तो प्राइस हो जाता था कम। तो अब पहले सरकार के केस में क्या था कि सरकार को तो वेलफेयर के बारे में सोचना है, प्राइस वैसे कोई लेना देना नहीं है, एक ही प्राइस चल रहा सालों साल। जो गल्ला बट्टा ना उस पर जो है कि आप देखोगे कि ये राशन कार्ड होता है, सन 2013 से भी वही प्राइस है, 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो वही प्राइस है सन 2013, 10 साल हो गए हैं वही प्राइस रखा है। नीति आयोग कह रहा प्राइस बढ़ाओ प्राइस बढ़ाओ, वही चल रहा है। सरकार को अरे जाने दो, सरकार लोगों के वेलफेयर बारे में सोच रही है, ये चीज़ें हैं। अच्छी बात भी सरकार ने सोच रही है, लेकिन इससे थोड़ी इनएफिशिएंसी भी क्रिएट हो रही है ना, कि सभी लोग फ्री में मिल रहा है तो लोग काम नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं मैं आपको बताऊं, वो उनको बस खाने को मिले कोई दिक्कत नहीं है, अब खाने को आ रहा है तो उनको काम क्यों करें, काम करने में प्रॉब्लम होती है, शरीर को आराम देना उनको है, बस खाने को गल्ला आ रहा है अपना बना के खा के सो जा, यही चल रहा है। यानी वो व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल। यानी देश के सिस्टम में तो है पानी भी यूज कर रहा है ना, सारी चीज़ें स्पेस भी उसने हर तरीके, धरती की बोझ वाली बात हो जाएगी है ना, धरती पे बोझ ही तो हो गए, पर भैया उसमें जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो कुछ ना कुछ चीज़ प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस कर तो रहे बच्चे हो रहे हैं वो है ना, उनको उनका यही एम होता है कि हम भैया मेरा यही जीवन है, भगवान ने जो है कि हमको बनाया है ताकि जो है कि संतानें बढ़ाएं, सब चीज़ें करें। मतलब ये चीज़ सरकार को जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि बात समझ रहे हो कि अगर आप बताइए सरकार का नियम जितने लोग हैं उस पर एक व्यक्ति पे 5 किलो जो है कि, अब सरकार ऐसा ये करने पे जो है कि मान लो कि ये बंद थोड़ी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार सोचती वेलफेयर के बारे में, कोई भूखा ना रहे। अब उनको लग रहा है कि भैया अगर मान लो कि मेरे यहाँ पे मान लो 5 बच्चे हैं तो ये 25 किलो 5 बच्चों पे आएगा गेहूँ, अगर 6 होंगे तो ये 30 किलो बढ़ जाएगा, और 6 करने में कोई दिक्कत है नहीं, है ना, तो वो क्या करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं भाई उन्होंने 6, तो यहाँ पर 30 बढ़ा, किसने कहा कि 10 होंगे तो सीधा सीधा 50 किलो आ जाएगा। अब बच्चा पूरा पूरा 5 किलो थोड़ी ना खा लेगा, आइडिया कि बच्चा होगा वो तुरंत 5 किलो, 5 किलो बच्चा तो 2 साल तो कुछ नहीं खाएगा, है ना। तो उनको लग रहा है कि बहुत चीज़ें होती है, आप लोग समझदार हैं समझिए, तो ये सब हो रहा है, तो इसीलिए जो कि ये गवर्नमेंट को बहुत रूल, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बहुत रूल जो है कि बनाने की ज़रूरत है। कितना बचा है, चलो अभी अब जो है कि नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे, और क्योंकि यहाँ पर फ्लो बन जाएगा, पुराना वाला लेक्चर हमको याद रहता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे ना। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, और 1 घंटा हो चुका है, और अपना ध्यान रखिएगा, बाकी पढ़ाई भी करिए, कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट में डालिएगा, है ना। और धातु सर की तरह जय महाकाल, है ना, तो अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ जय जय महाकाल, तो वो भी जो है कि बहुत अच्छा लगता है। हालांकि नाम लेना चाहिए महाकाल, जय हिंद जय भारत।